बेहतर से बेहतर की तलाश करें, यदि मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे आज। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बच्चे देखो सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। देखो बच्चे कह रहे हैं इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये बताओ अनेक हल की शर्त क्या है। बच्चे कह रहे हैं अनेक हल होंगे, तो बच्चे अनेक हल की शर्त आपको बताया गया है ना। अनेक हल मतलब समपाती रेखा, बहुत सही। समपाती रेखा की शर्त आपको बताई गई है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बात समझ रहे हो? ये कंडीशन होती है। चलो पहले a1 की वैल्यू देखो बच्चे, इसको मानक रूप में लिख लो। इधर लाओगे तो -7 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा पूरा, और बराबर 0 उधर हो जाएगा, है ना। अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू a माइनस बी, इसमें b2 की वैल्यू a प्लस बी, और c2 की वैल्यू माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2, है ना। बात समझ रहे हो? अब देखो आप ये कंडीशन लगा दो तो a1 कितना है 2 बटे a2 कितना है a माइनस बी बराबर b1 कितना है 3 अपॉन b2 कितना है a प्लस बी बराबर c1 माइनस 7 अपॉन c2 माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2। बोलो जी, बात समझ में आई? ये तीनों बराबर कर दिए। अब यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालना है। बात समझ रहे हो? देखो तो आप कह रहे अगर ये समपाती है तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, a और b के मान निकालना है। तो सबसे पहले समपाती रेखा की शर्त लगाया हमने, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखो एक बार इसको बराबर कर लो। देखो यहां से क्या होगा 2 अपॉन a माइनस बी बराबर 3 अपॉन a प्लस बी। भाई तो ये गुणा कर लो। देखो 2 का गुणा a प्लस बी में 2a प्लस 2b, है ना। इसका गुणा 3 में करो बराबर 3a माइनस 3b। बोलो बात समझ में आई जी? बोलो जी। ये इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, कर लिए। अब देखो इन सबको उधर ले जाओ। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो 3a अपनी जगह पे है, इस 2a को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, 2b इधर ही अपनी जगह पे है, और 3b को इधर लाएंगे माइनस में तो ये प्लस 3b हो जाएगा। तो 3 2 5b बराबर क्या हो गया a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 5b आ गई ना। बहुत सही। अब देखो आगे तो हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी बराबर माइनस, अच्छा देखो माइनस से माइनस से कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 7 का गुणा a में 7a, 7 का b में 7b बराबर 3 त्रिक का 9a प्लस 3 का b में 3b
माइनस 3 दूना 6 होगा। बहुत सही। अब देखो ऐसा करो ना, क्या, अरे यार ऐसा करो कि बी को इधर रहने दो, ए को उधर ले जाओ। देखो 9a यहाँ पे है, उधर 7a जाएगा तो माइनस का 7a हो जाएगा ना, और 7b यहीं पे है, देखो 7b अपनी जगह पे है, और 3b इधर आएगा तो माइनस का 3b हो जाएगा, और ये माइनस का 6 रहने दो उधर है। 7 में 3 गया 4b, 4b बराबर क्या हो जाएगा, 9 में 7 गया 2b मतलब 2a और माइनस 6। बात समझ रहे हो भैया? देख लो ध्यान से, ये एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये है। अब ध्यान दो, अगर अच्छा हम ये बताओ, अगर हम अब a को भी इधर लाएं तो 4b माइनस 2a बराबर क्या होगा, -6 है ना। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 5b, a की वैल्यू कितनी है 5b, यहां रख दो, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तब लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, तो कहोगे 4b माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, अच्छा a की वैल्यू बोलो भाई, a की वैल्यू है 5b, तो 5b बराबर -6। देखो 4b माइनस 5 दूनी 10b बराबर -6, 4b में से 10b घटा दो, 4b में से 10b घटाओ, कितना आएगा जी, माइनस का 6b बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस गया, 6 से 6 गया, b बराबर 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहां से समीकरण 1 से लिखो, a बराबर 5b है ना, तो a बराबर 5 इंटू बी की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। a की वैल्यू कहां से लिखे हो, समीकरण 1 से, है ना। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। बोलो बात समझ में आई जी? ये हमारा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन है। देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो पहले x से हमने x को हटाया, देखो xy ए बी में लाए, कंडीशन देख लो, सवाल आएगा पेपर में, ये लॉन्ग सवाल 3 नंबर का सवाल है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको उसने कहा इसके अनेक हल हैं, तो अनेक हल की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए वाली, इसको लगाया हमने पहले, फिर यहां से एक बार इसको बराबर किया हमने, फिर एक बार इसको बराबर किया हमने, तो एक समीकरण यहां से बना, एक समीकरण यहां से बना, दोनों को हल किए, यहां प्रतिस्थापन से किए हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप वज्र गुणन से हमेशा करेंगे, देखो पेपर में कुछ लिखा नहीं रहेगा, जिससे चाहे कर लो आप, ठीक है। इसको आप चाहे तो वज्र गुणन से भी कर सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? नोट कर लो, कोई समस्या बताओ यहां तक। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 का बच्चों सेकेंड पार्ट देखेंगे अब हम लोग। देखो सेकेंड पार्ट में कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चों को के का मान ज्ञात करना है, और इसमें कहा गया है कोई हल नहीं है, नहीं है। आप हमें ये बताओ, देखो पहले समीकरण देख लो, 3x प्लस वाई बराबर 1 पहला समीकरण। दूसरा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। अब देखो बच्चे कह रहा है के किस मान के लिए इस समीकरण के कोई हल नहीं है। ये बताओ बच्चे कोई हल नहीं है, ये कैसी रेखा होती है? तो कहोगे ये समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा में कोई हल नहीं होते। और समांतर रेखा की शर्त क्या है? तो कहोगे सर इसकी कंडीशन होती है शर्त की a1 अपॉन a2 जो है
बराबर होता है B1 अपॉन B2 के और बराबर नहीं होता है C1 अपॉन C2 के। ये शर्त हमारी होती है किसकी? तो कहोगे कोई हल नहीं है, यानी कि समांतर रेखा की। अब देखो यहां से आप A1 कितना है, बोलो भाई, A1 कितना है 3, B1 कितना है 1, C1 नहीं निकालेंगे क्योंकि बराबर तो है ही नहीं हो, C1 C2 का हमें काम ही नहीं है इसमें, है ना। अब देखो A2 कितना है 2k माइनस 1, B2 कितना है k माइनस 1 और C2 नहीं निकालेंगे, क्यों? उसका काम ही नहीं है। अब देखो हमारी कंडीशन है समांतर रेखा की, देखो समांतर रेखा की शर्त, तो कहोगे सर A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के। बहुत सही। अब देखो A1 की वैल्यू 3 है अपॉन B1 की वैल्यू A2 की 2k माइनस 1 बराबर A2 की वैल्यू क्या है B1 की 1 अपॉन k माइनस 1। देखो इसको सॉल्व करके आपको k का मान निकालना है। अब 3 गुणा कर लो, 3k माइनस 3 1 जा 3 बराबर 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। अब देखो 3k यहाँ वहाँ 2k को इधर ला लो, तो 3k माइनस 2k बराबर ये 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3k में से 2k गया, k बराबर 3 में से 1 गया 2, k का मान कितना आ गया 2। बोलो बात समझ में आई? तो हमारा यही आंसर है, k का मान 2 आ गया। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो 3 नंबर में सवाल आता है इस तरह का, देख लो ध्यान से। इसमें कोई हल नहीं है तो k का मान निकालना है। और देखो जब कोई हल नहीं होता किसी समीकरण के तो ऐसी कौन सी रेखा होती है? समांतर रेखा होती है ना। और उसकी शर्त ये होती है, उस शर्त को हमने यहाँ लगाया और आंसर अपना निकाल लिया। देखो यहाँ C1 बटे C2 बराबर नहीं होता, इसलिए हमने उसको लिखा ही नहीं इधर, है ना। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान देंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? देखो यार ध्यान समझो, एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि आपको दोनों विधि से हल करना है, वज्र गुणन से और प्रतिस्थापन से, और किसको आप उपयुक्त मतलब सही मानते हैं विधि को बढ़िया। तो देखो ये अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी को वज्र गुण पसंद होगा, किसी को जो है, बात समझ रहे हो, किसी को प्रतिस्थापन पसंद होगा, बात समझ रहे हो। तो अपनी चॉइस है ये, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो अपने लिए, बशर्ते इसको हम लोग वज्र गुणन से सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, है ना। प्रतिस्थापन से बहुत सारे सवाल किए हो, याद है कि नहीं? देखो इसको सबसे पहले इधर लाओ 9 को, ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा देखो 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो यहाँ से इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करो, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करो। देखो तुलना करो दोनों को, बताओ a1 कितना है b1, c1 कितना है -9। चलो a2 3, b2 2, c2 -4। बहुत सही। अब देखो ये बताओ आपको वज्र गुणन का हम फॉर्मूला बताए थे, वज्र गुणन विधि, बोलो जी कौन है, किसी को याद है भाई? वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या था? x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, है ना, याद है ना। x बटे क्या था bc माइनस bc, y बटे ca माइनस ca,
ए बी माइनस ए बी, बहुत सही। ये तरीका याद करने का याद रखो बिल्कुल। 1 2 2 1, बहुत सही। हाँ, ये सब आपको याद होना चाहिए, ड्रामा करना है ना, इससे फॉर्मूला याद रहेगा। बात समझ रहे हो? देखो करना क्या होता है, x बटे b1 माइनस c2। देखो b1 c2 माइनस b2 c1 होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं याद करो, या बात करो x बटे bc माइनस में y बटे ca 1 बटे ab, उसके बाद नंबर लगा दो बस, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस याद हो गया ना। ऐसे ही याद रखो इसको। अब देखो x बटे b1 कितना है 5 गुणे c2 कितना है, बोलो यार, -4, माइनस b2 कितना है 2 गुणे c1 कितना है -9 बराबर y अपॉन c1 कितना है -9 इंटू a2 कितना है 3 माइनस c2 कितना है -4 इंटू a1 8 बराबर 1 अपॉन a1 8 गुणे b2 2 माइनस a2 3 गुणे b1 5। इसको सॉल्व कर लो आप, है ना। देखो x बटे 5 चौके 20 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 बराबर y बटे 9 त्रिक माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32 बराबर 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15। ठीक है भाई, देख रहे हो ना। अब देखो इसके बाद आगे इधर x बटे कितना आएगा -20 प्लस 18 -2 बराबर y अपॉन -27 प्लस 32 27 3 30 2 32 यानी 5 बराबर 1 बटे 1। 16 में से 15 गया 1, है ना। अब देखो इसको आपको एक व्यंजक मिला, इससे आपको x y निकालना है। देखो एक बार इसको बराबर कर लो, इससे होगा x y -2 बराबर 1 बटे 1। चलिए गुणा करो, x बराबर -2 आ गया, ठीक है। और एक बार इसको बराबर कर लो, तो y प्लस y बाई 5 बराबर 1/1। तो y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5, तो x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई +5 आ गई, और यही हमारा आंसर है। इसको देखो वज्र गुणन से हमने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। आपका काम है इसको होमवर्क में प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ठीक, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से, ये कहा है कि विलोपन से कहा है, तो कहो प्रतिस्थापन से कहा था। इसको होमवर्क में आप घर से करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर निकालेंगे। देखो यही सेम आंसर आएगा उससे भी, इसको आप घर से करेंगे, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई जी? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखेंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, करा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। देखो किसी बीजगणितीय विधि मतलब चाहे जो लगाओ आप, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, कुछ भी लगा लो, ठीक है, इसमें कहा गया है। अब ध्यान दो, पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अब देखो एक छात्रावास है, समझ रहे हो आप? छात्रावास मतलब हॉस्टल, जहां बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं ना। एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब कुछ पैसा फिक्स है, वहां इतना देना पड़ेगा रहने का, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब ये है, समझ लो पहले, एक छात्रावास है, हॉस्टल है, जिसमें भोजन का खर्च अलग देना पड़ेगा आपको, और रहने का खर्च आपको अलग देना पड़ेगा। रहने का खर्च आपका नियत है, समझ रहे हो?
फिक्स है, और खाने के खर्च जो है जितने दिन आप भोजन हॉस्टल से खाओगे उसका देना पड़ेगा। जब बाहर से आप खाओगे, कहीं मान लो आप डेट उट पे गए किसी के साथ, तो उसका नहीं देना पड़ेगा भोजन, है ना, क्योंकि आप बाहर खा के आ रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अगर हॉस्टल में छात्रावास में भोजन करोगे तो उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो नहीं देना है यार, सीधी सी बात है। बात समझ रहे हो? लेकिन आपको छात्रावास में रहने का किराया जो है फिक्स रखा गया है, एक भाग नियत है। बात समझ रहे हो? जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, सुनो, एक विद्यार्थी ए है, उसने 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपए उसने दिया छात्रावास में, और एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन किया है और छात्रावास में 1180 रुपए दिया है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया बहुत बेहतरीन सवाल है। एक सवाल हमने ऐसे ही कल किया था, नियत किराया वाला, है ना, पीछे किए हो ना, नियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया, बिल्कुल सेम वही सवाल है ये। तो सबसे पहले मानेंगे, माना छात्रावास का, भाई ध्यान देना, माना छात्रावास का नियत व्यय X रुपए तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय Y रुपए है। बात को समझो यार। हमने कहा भाई एक छात्रावास है, उसमें उसने कहा कि एक नियत व्यय है, मतलब रहने का मान लो नियत व्यय है, तो देना ही पड़ेगा, चाहे कमरे में रहो चाहे कहीं और रहो, है ना। और जो खाने का है वो आपको जब खाओगे तभी देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो हमने मान लिया कि भाई छात्रावास का नियत व्यय X रुपए तथा प्रतिदिन का भोजन का व्यय Y रुपए है। बोलो क्लियर है? मतलब X रुपये देख पड़ी रहा है खाती, और जितने दिन भोजन करोगे उतने दिन का, एक दिन का Y रुपए देना पड़ेगा अलग से। तो कह रहे देखो एक व्यक्ति है ए, देखो व्यक्ति ए की बात हम करते हैं, व्यक्ति ए है, इसने भैया कितने दिन छात्रावास में रहा, मतलब खाना खाया इसने, रहा तो पूरे महीने ही है, और उसने 20 दिन भोजन किया है। कितने दिन? 20 दिन। तो अब देखो X रुपए तो भैया नियत है, फिक्स है, देना पड़ेगा, रहने का है वो। बात समझ रहे हो? X रुपए देख पड़ी रहा है वाला यार, ठीक है ना। अब तुम चाहे कमरे में रहो हॉस्टल के, चाहे दीवार कूद के बाहर जाके रहो सड़क पे, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? X रुपए देना पड़ेगा, और 20 दिन का 20 Y रुपए खाने का देना पड़ेगा। एक दिन का Y है तो 20 दिन का, एक दिन का Y है तो 20 दिन का 20 Y, और टोटल मिला के कितना दिया उसने? 1000। दोनों मिला के उसने कितना दिया? 1000 रुपए दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई जी। अब देखो एक व्यक्ति बी है, कौन है? व्यक्ति बी है, ओ भाई X रुपए देगा रहने का, ठीक है, फिक्स है, और 26 दिन भोजन किया, 26 दिन, तो इसका 26 Y होगा। मिलाकर उसने 1180 रुपए दिया। कितना दिया? 1180। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो आपको इसको हल करना है, चाहे जिस विधि से हल कर लो, कर लोगे ना? बोलो जी। अब देखो सबसे बढ़िया इसमें प्रतिस्थाप विलोपन लगाते हैं भाई। क्या लगाते हैं? देखो हम लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से भैया जल्दी आएगा। आप वज्र लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। वज्र में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो? अब देखो समीकरण 2 में से एक को घटा लो, इससे क्या आएगा? X प्लस 26Y बराबर 1180 और X प्लस 20Y बराबर 1000। घटाओगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा। 26 में से 20 गया, कितना आएगा? 6Y बराबर 180। 6 कम 6 क्षेत्रिक 18, Y का मान 30,
मतलब एक दिन का 30 रुपए खाने का खर्च है, एक दिन का 30 रुपए खाने का खर्च है भैया, समझ रहे हो कि नहीं। अब लिखो x का मान, y का मान है ना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रख दो, एक में रखने पर क्या होगा, तो कहोगे x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, तो x प्लस 20 तिहाई 60 यानी 600 बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 600 कितना आएगा, बोलो भाई, तो कहोगे 400। देखो 400 रुपये रहने का खर्च है, बात समझ रहे हो, और 30 रुपये एक दिन के खाने का खर्च है। मतलब ये है कि पूरे महीने खर्च क्या है, 400 रुपये रहने का और 30 रुपये प्रतिदिन के खाने का खर्च है। बात समझ में आ गई। तो आपका ये आंसर हो गया इस प्रश्न का। देखो हमने विलोपन से लगाया है, अगर आप चाहते हो तो इसको प्रतिस्थापन से लगा सकते हो और चाहो तो वज्र गुणन से लगा सकते हो। थोड़ा डिस्क्लेमर ये है कि वज्र गुणन में कैलकुलेशन थोड़ी भारी हो जाएगी, है ना। 1180 को मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा 26 से 20 से। बात समझ रहे हो, चलो नोट कर लो। यहाँ तक कोई समस्या है बताओ जी, बोलो। बात क्लियर है भाई। अब इसके बाद के सवाल हम लोग कब करेंगे जी, कल की क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से आप नोट करो। मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।